वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। एडीएम फ्रेज के पार्ट नंबर 4 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम में आप पास होने के बाद ये लाइन बड़े ही गर्व के साथ बोल सकते हैं कि माँ देख तेरा बेटा एएनएम बन गया। जी हाँ, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और बेहद ही खूबसूरत जॉब है। इस चीज़ को फील करके आप रोज़ सुबह उठिए और एक अपने अंदर ऊर्जा लेकर के उठिए कि आज मैं इतना इतना चीज़ दोहराऊंगा और इतना इतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा। उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा वो आप डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं इस एडीएम और फ्रेज का। पार्ट नंबर 4 है, पिछली साल की परीक्षाओं से लिया गया है, जो मोस्ट रिपीटेड है वही सीरीज चल रही है। तो मैं अभी इसी वक्त ये गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितना मैं ईडीएम बताऊँगा अभी के अभी यहीं के यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम आपको याद करवाते हैं और किस प्रकार से आप इसका आंसर बताते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो वो आप हम पर छोड़ दीजिएगा, हम आपको तुरंत याद करवा देंगे। टू बीट अबाउट द बुश, ये एक इडियम है और जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपके सामने है और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। टू बीट अबाउट द बुश, 4 ऑप्शन। इडियम फ्रेज समझने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है, खुद से पढ़ करके समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए सही है, नॉट टू कम टू द पॉइंट। क्या मतलब हुआ कि पॉइंट पर नहीं आना। सर इसको याद कैसे करेंगे ये बता दीजिए। देखिए, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है ना, सिंपल भाषा में समझिए, घुमा फिरा के बात करना। मैंने क्या बोला? घुमा फिरा के बात करना। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो पॉइंट वाली बात नहीं करते हैं, दे डू नॉट कम टू द पॉइंट। वो वल्ली क्या करते हैं ना कि घुमाएंगे फिराएंगे, बात कुछ और है लेकिन घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं। आप बोलते हैं कि अरे भाई पॉइंट की बात करो, काम की बात करो। तो ये होता है, आप उनसे बोल सकते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो डोंट बीट अबाउट द बुश आपने बोला, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि घुमा फिरा के बात मत करो, पॉइंट की बात करो, यानी कि नॉट टू कम टू द पॉइंट। जो घुमा फिरा के बात करते हैं दैट इज टू बीट अबाउट द बुश। वो पॉइंट पर आकर नहीं बात करते, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। अगला देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब क्या होता है सर जी? सिटिंग ऑन द फेंस आपके सामने ऑप्शन है, थोड़ा आप अपना एनर्जी लगा लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिटवीन टू ओपिनियंस। अब देखिए सर, ओपिनियंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना राय या कि फिर विचार, जिसको बोलते हैं राय विचार। ठीक है, अब देखिए बिटवीन टू यानी कि दो राय या दो विचार के बीच में, दो राय या कि फिर दो विचार के बीच में, सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस का मतलब होता है, फेंस का मतलब समझ सकते हैं कि बाड़, बाड़ जो घेरते हैं, या कि फिर घेरा, या एक और शब्द होता है मेड़, तो वो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सीटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है ना कि दो विचार, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका एयरफोर्स का भी, कई बार आपका एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और इधर से नेवी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो आप क्या हो जाएंगे? सिटिंग ऑन द फेंस हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि यार नाउ आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब क्या? मतलब यार मैं ऐसी जगह बैठा हूँ, दो विचार के बीच में बैठा हूँ, मैं किधर जाऊँ मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, दैट इज बिटवीन टू ओपिनियंस। जैसे दो पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, दोनों आप ही के पड़ोसी हैं, तो फेंस का मतलब होता है दोनों के बीच की दीवार, कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो आप दोनों सीटिंग, दोनों के बीच के दीवार की तरफ बैठे हैं। अगर आप ना ही इसका पक्ष ले सकते हो ना ही इसका पक्ष ले सकते हैं। अगर कोई आपसे बोले, बहुत लोग होते हैं झगड़े में, अच्छा भाई तुम बताओ सही मैं कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, उधर वाला कहेगा अच्छा भाई तुम बताओ मैं सही कह रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि भाई देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, नाउ आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब कि मैं अभी ऐसे सिटिंग ऑन द फेंस हूँ, मैं दो विचार के बीच में हूँ, मतलब कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बिटवीन टू ओपिनियंस, समझते चलिएगा, मेरी भावना को समझ जाएंगे, मेरी बात को समझ जाएंगे ना, तो आप डेफिनेटली ये बात आपको याद हो जाएगी। इसलिए मैं ईडीएम फ्रेज जो होता है ना, इसको लंबा खींचना पड़ता है, एक एक पर अगर हम थोड़ा समय देंगे ना तो वो याद हो जाएगा। टू बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, कितना बड़ा ईडीएम है। और मान लीजिए कि यही आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे?
अभी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ और डेफिनेटली कभी नहीं भूलेंगे। क्या होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टू बी बोर्न इन रिच फैमिली। सर इतना बड़ा याद कैसे करेंगे, समस्या तो ये है, देखिए टू बी बोर्न का मतलब पैदा होना, विद के साथ, और सिल्वर स्पून यानी चांदी के चम्मच के साथ पैदा होना। अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चा चांदी के चम्मच के साथ ही पैदा हुआ तो डेफिनेटली वो अमीर होगा, यानी कि रिच होम होगा, रिच फैमिली में होगा, तभी तो चांदी के, भाई गरीब आदमी चांदी क्या, वो तो लोहे के साथ पैदा हो जाए वही बड़ी बात है। तो ये समझिए कि चांदी के चम्मच के साथ पैदा होने मीन्स क्या है कि टू बी बोर्न इन रिच फैमिली, यानी कि अमीर परिवार में पैदा होना। अब जैसे अमिताभ बच्चन, जैसे अभिषेक बच्चन का बच्चा पैदा होगा, या कोई अमीर जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी लीडर है या कोई एक्टर है, तो उनके घर जो बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार से सिल्वर चम्मच के साथ पैदा होता है, दैट इज वो एक अमीर घराने में पैदा होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, थोड़ा सा आप इतना आपको घुमा फिरा दे रहे हैं ताकि वो चीज़ आपको याद हो जाए। अ हार्ड नट टू क्रैक। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, आपको ये पढ़ने से ही नहीं लग रहा है कि हार्ड मतलब कुछ ऐसा बात कह रहा है कि जो कि बहुत हार्ड हो, नट टू क्रैक मतलब इतना कठिन हो कि वो क्रैक करने लायक नहीं है, कुछ इस प्रकार से बोलना समझ में आ रहा है कुछ। तो इसका मतलब होता है ना कि हल करने के लिए मुश्किल समस्या, यानी कि ऐसी समस्या जो हल जल्दी न हो, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि हल करने के लिए कठिन समस्या, मुश्किल समस्या, अ हार्ड नट टू क्रैक। आगे बढ़ लेते हैं, आगे एक इम्पॉर्टेंट है आपके सामने, अ रेड लेटर डे। ये मुझे अच्छी तरह से अगर याद है तो सन 2018 के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था अ रेड लेटर डे, और वो शायद दोपहर के शिफ्ट में पूछा गया था। रेड लेटर डे का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण दिन, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट डे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए मैं एक आपको कहानी बता देता हूँ छोटी सी। देखिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो दिन आपके लिए रेड लेटर डे होगा, क्योंकि वो दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जिस दिन आपकी शादी होगी वो दिन आपके लिए रेड लेटर डे होगा, क्यों, क्योंकि वो दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जिस दिन आपका एयरफोर्स का एग्जाम रहेगा वो दिन आपके लिए रेड लेटर डे रहेगा, मतलब वो दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब तो याद आया, जब भी कोई इम्पॉर्टेंट दिन आए कि भाई आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो उसको आपको समझना है कि इट इज़ अ रेड लेटर डे फॉर मी। चलिए उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक इडियम दिख रहा है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अ वाइट एलिफेंट। अगर इसका मतलब आपको नहीं पता रहेगा तो नहीं पता होगा, तो समझ लीजिएगा यहाँ पर। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है सर जी महत्वपूर्ण, इट मीन्स वेरी महंगी, बहुत ही महंगी चीज़, वेरी कास्टली थिंग बट यूजलेस थिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, यानी कि बहुत महंगी चीज़ हो लेकिन यूजलेस हो। यूजलेस का मतलब समझते हैं, किसी काम का नहीं, किसी उपयोग, यूजलेस यानी जो जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, यानी कि महंगी है लेकिन यूजलेस है। इसको याद करने के लिए एक मधुर तरीका है, ठीक है। मधुर तरीका क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा रुक के, डेफिनेटली जीवन में कभी नहीं भूलेगा। देखिए एलिफेंट हाथी शायद थाईलैंड में शायद सफ़ेद हाथियाँ होती हैं, ठीक है, शायद थाईलैंड में ही होती हैं सफ़ेद हाथियाँ। तो एक बार वहाँ पे एक राजा थे, तो राजा थोड़ी सी सुन लीजिएगा प्लीज़, ज़िंदगी भर के लिए ये याद हो जाएगा, वाइट एलिफेंट। तो वहाँ पे राजा थे ना, तो राजा के यहाँ सिस्टम ये था कि अगर उनकी प्रजा कोई भी गलती करती थी, जो व्यक्ति गलती करता था तो उसको राजा क्या करते थे, उठा करके एक सफ़ेद हाथी दे देते थे, वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी उसको वो राजा दे देते थे। और अब देखिए अब उसके लिए ये क्या हो गया, अब भाई वो गरीब आदमी है, अगर गलती किया है तो राजा क्या करते थे कि सफ़ेद हाथी बहुत ही महंगा होता है, अब हाथी को भाई खिलाना तो महंगा है ना गरीब आदमी के लिए, तो वो कॉस्टली चीज़ तो है बट यूजलेस है, अब उस इंसान के लिए यूजलेस है। अब आप ही समझो, आपके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से एक सफ़ेद हाथी, भारी भरकम हाथी आपके घर आ जाए, तो आप बोलेंगे भाई ये है तो बहुत कॉस्टली लेकिन यूजलेस है। अच्छा ठीक है, चलिए अब हाथी को हटा लेते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनको भी साइकिल के पंचर बनवाने का पैसा नहीं है और उनको कोई बुलेट ला करके दे दे, तो वो क्या कहेंगे, बोलेंगे भाई है तो ये कॉस्टली लेकिन यूजलेस है, इट मीन्स इट इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। उस समय वो व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि भाई अभी साइकिल पंचर है, उसको पंचर बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और ये बुलेट ला के हमको दे दिए। अब इसमें पेट्रोल पड़ेगा, तमाम खर्चे आते हैं मेंटेनेंस के, तब उसको चलाएंगे। मीन्स इट इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि आपको ये चीज़, पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सभी इडियम्स याद हो गए बिल्कुल, और ये सभी एग्जाम में आए हुए मोस्ट रिपीटेड है। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो एक बार इसको लाइक करके अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको याद हुआ कि मैं फालतू का इतना बकैती किए जा रहा हूँ। ठीक है, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। यस, यू विल एंड यू कैन एंड यू विल। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और मज़ा आएगा। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा उस दिन मज़ा आ जाएगा। और डेफिनेटली जिन कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट आएगा, जो भी सेलेक्ट होंगे, उनसे हम पर्सनली बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उनसे मुलाकात होगी, सारी बातें होगी। उसके बाद की दुनिया तो फिर बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर भरे रहिए, अगल बगल का माहौल पॉजिटिव रखिए। इस दौरान किसी से ना झगड़ा, ना झंझट, ना किसी से कोई बोल ना चाल। अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए और मेंटली और फिजिकली फिट रहिए। हम आपके साथ हैं, इसी तरह एग्ज़ाम तक आपका साथ देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।